जो लोग थोड़ा लेट आए हुए हैं वो ध्यान दें। आज की क्लास में इलेक्ट्रिक करंट पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे वर्क कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट पिक करेंगे जो कि होता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने हमारे होम एप्लियंसेस के लिए टोटल जो सर्किटल लॉस दिए वो 2 लॉस दिए, जिसकी हेल्प से उन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हर एक पार्ट को और कोशिश की उनको रिप्रेजेंटेट करने की। तो यहाँ पर देखिए क्या चीजें बताई गई, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो फर्स्ट लॉ को ही जंक्शन लॉ बोलता है। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं तो समझ पाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर देखिए ये जंक्शन रहा आपके पास, ये ठीक है ना, और यहाँ से ये सर्किट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, समझिएगा ये इस तरीके से। ये इनकमिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर अगर ये I1 रहा, ये I रहा, ये I1 रहा, ये I2 रहा, तो यहाँ पर एट जंक्शन O, ठीक है ना, एट जंक्शन O इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कितना है I और आउटगोइंग करंट कितना है I1 एंड I2। तो सिंपल सा फंडामेंटल, जो करंट उस जंक्शन पे आ रहा है उतना ही करंट वहां से रिलीज भी होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि करंट आपका I आया और चला गया I से ज्यादा, ठीक है ना। एक सिंपल सा केस, in any specific electrical circuit at any junction, ठीक है, algebraic sum of current meetings at a junction is 0। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, algebraic sum of current meetings at any junction is equal to 0, is equal to 0। algebraic sum of current meetings at any junction is equal to 0। किसी भी जंक्शन पे जो नेट करंट होता है उसकी जो टोटल वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। या फिर इसी को प्रेफरेंशियली आप ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं at any electrical junction total incoming current must be equals to आउटगोइंग करंट। टोटल इनकमिंग करंट होगा वो आउटगोइंग करंट के क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और पिक करते हैं। यहाँ पर एक जंक्शन रहा O, ये जंक्शन रहा O, यहाँ पर 4 इनकमिंग करंट्स रहे I1, I2, I3, ये रहा I4, I5, I6, I7। तो यहाँ पर देखिए I1 plus I2 plus I3 must be equals to I4 plus I5 plus I7 plus I6, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 का जो टोटल अलजेब्रिक सम होगा that must be equals to 0। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 minus I7 minus I6 equals to 0। या फिर इसी को लिख सकते हैं सिग्मा I equals to कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, सिग्मा I equals to 0। तो यहाँ पर सिग्मा I equals to क्या रहा आपके पास, 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये भी चीज दी गई कि जो सिग्मा I होगा यानी नेट करंट एट एनी जंक्शन दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। हमने बताया था जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं हर एक प्रिंसिपल में कोई ना कोई स्पेसिफिक लॉ जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा कौन सा कंजर्वेशन शो होगा, तो देखोगे टोटल करंट जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन बेटा करंट तो कोई कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, क्योंकि हमने बताया है कि 5 कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज ही आपके पास होती हैं। कौन कौन सी, चार्ज, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मास एंड एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा,
इसमें जो है आपको दिया जाता है दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यों? क्योंकि देखिए करंट इसमें जो है आपको दिया गया है कांस्टेंट, ठीक है। जब करंट कांस्टेंट है तो करंट किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। आप फर्दर उसके फार्मूले पे जाएंगे तो टाइम तो फिक्स होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, लेकिन चार्ज वेरी करेगा। यहाँ पे देखिए दिस लॉ इज बेस्ड on the law of conservation of charge। जल्दी से नोट करिए बेटा, तो इसके सेकंड लॉ में हम लोग मूव करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बेटा हम लोग सेकंड लॉ पे मूव करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्किटल लॉ, ठीक है ना। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किटल लॉ बोलते हैं। चलिए देखिए सेकंड पार्ट जो है आपके पास, रफ करें बेटा इसे, ठीक है। देखिए सेकंड जो आपको किरचॉफ का, बेटा देखो पेपर में किरचॉफ का डायरेक्टली भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। किरचॉफ सर्किटल लॉ आपको दिया जाता है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो फर्स्ट लॉ तो काफी इजी था, सेकंड लॉ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए देखिए किरचॉफ लॉ में सेकंड लॉ देखिए क्या है। सेकंड लॉ को हम लोग मेश और लूप लॉ बोलते हैं। मेश लॉ और लूप लॉ क्यों? क्योंकि ये किस पे होता है बेटा? एक क्लोज्ड लूप के लिए एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले समझते हैं, इन अ क्लोज्ड लूप algebraic sum of EMF is equal to the algebraic sum of product of resistance and respective current in them। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, in the closed loop, in any closed loop algebraic sum of EMF is equal to the algebraic sum of product of resistance and respective current to them। रिस्पेक्टिव करंट टू देम, ठीक है ना। यहाँ पर ये दिया गया है, देखिए इन एनी क्लोज्ड लूप algebraic
sum of EMF is equal to the algebraic sum of product equal to the algebraic sum of product of resistance and respective current through them। यानी किसी भी लूप में समझिएगा इस चीज को, जैसे यहाँ पर आपने ये एक सर्किट लिया, ये रहा आपका EMF, ठीक है ना। तो समझिए जो टोटल EMF आपका होगा वो हमेशा सिग्मा आई आर इक्वल्स टू सिग्मा EMF के क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब ये होता है आपका कि जो टोटल EMF होगा, EMF भी एक तरीके का पोटेंशियल होता है, वो उस सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट के अलजेब्रिक सम के क्या होगा, इक्वल होगा। टोटल करंट के अलजेब्रिक सम के करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के अलजेब्रिक सम के क्या होगा, आपके इक्वल होगा। तो इस चीज को हमें थॉरोली देखना होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे, हम एक फिगर बनाते हैं और उस फिगर के बेसिस पे चीजों को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, जैसे आपको दिया गया एक इमेज दिया गया, ये यहाँ पर इससे अटैच एक रेजिस्टेंस रहा, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहा, ये और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहा, ये यहाँ पर एक दूसरा सेल आपको दिया गया, ये ठीक है ना। जब आप इनको लेकर चलेंगे तो रेजिस्टेंसेस क्या है आपके पास, I1 I2 R1 R2 एंड R3। ये क्या है आपका R1, ये रहा R2 और ये रहा R3। यहाँ से करंट जाएगा I1, यहाँ से करंट जाएगा I2, यहाँ पर भी रहेगा I2, यहाँ पे भी आएगा I1। लेकिन जब इसमें जाएगा तो इस जंक्शन पे दोनों इनकमिंग करंट मिल जाएंगे और मिलेगा I1 प्लस I2, जिसको हमने I3 के इक्वल मान लिया। किसके इक्वल मान लिया, I3 के इक्वल मान लिया। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ तक तो I3 आएगा, लेकिन उसके बाद फिर से ये अलग हो जाएंगे। I1 अपने सर्किट में चला जाएगा और I2 अपने सर्किट में आ जाएगा, इस तरीके से। अब इसमें देखिए आपको क्या कहा जाता है, I1 I2 एंड I3 की वैल्यू निकालने को दी जाती है। तो प्रैक्टिकली इस चीज को बेटा सॉल्व कर पाना ओम्स लॉ से पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए सबसे ज्यादा नीड होती है हमें इक्वेशंस की। तो चलिए देखते हैं बेटा, आप इस मेश को एक नेम दे दीजिए। जैसे आपने दे दिया A B C D E एंड F, और चाहे आप क्लॉकवाइज चलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब चलिए इक्वेशन बनाइए। यहाँ से जब आप इक्वेशन बनाना स्टार्ट करोगे तो क्या देखोगे, आप इक्वेशन बनाना स्टार्ट करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे बेटा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो देखो जिस डायरेक्शन में आपने इसको रोटेट, तो बताएंगे इन मैश ए। अब देखो किधर चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो ना एंटी क्लॉकवाइज में, तो ए एफ सी बी ए पहला मैश लो, क्योंकि दो मैश हैं आपके पास, दो लूप हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो कहोगे कि इक्वेशन किससे बनेगी, तो एक इक्वेशन बनाइए ऊपर वाले लूप से और दूसरी इक्वेशन बनाइए नीचे वाले लूप से, ठीक है ना। कई लोगों की माइंड में कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि हम कैसे करेंगे क्या करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, ठीक है ना। पहले सिंपल पार्ट सबसे पहले पिक करिए। तो देखिए यहाँ पे जब आप इन मैश ए एफ सी बी ए जब आप ए एफ सी बी ए में निकले तो ए एफ सी बी ए में देखिए I1 R1 यहाँ तक है और फिर प्लस I3 R3। अब देखिए अगर आप इसके अक्रॉस चल रहे हो, यानी जो आपने सर्कुलर लूप लिया है, आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, करंट भी उधर मिलेगा तो पॉजिटिव ले लेना, और अगर उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो नेगेटिव ले लेना। अभी नीचे वाले में अगेंस्ट चलोगे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे I1 R1 इधर जा रहे हो, फिर ऐसे आए यहाँ पर I3 R3 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आप इधर से इधर जंप कर रहे हो माइनस से प्लस, तो ये किसमें होगा आपका, इसको आप कर लीजिए EMF 1, ठीक है ना। इसको क्या कर लीजिए EMF 1। तो यहाँ पर देखो I1 R1 प्लस I3 की जगह पे क्या कर सकते हो, I3 की जगह पे रख सकते हो क्या I1 प्लस I2
R3 equals to EMF1। सिर्फ I ही ऐसा पार्ट होगा जो आपको निकालना है, बाकी सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली आपको दी गई होंगी। तो यहाँ से I1 वाले पार्ट को कॉमन ले लो तो मिलेगा R1 प्लस R3 प्लस I2 R3 इक्वल्स टू EMF1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। पहली में से आपने इक्वेशन बना लिया, इसमें अननोन क्या क्या रहेगा? अननोन रहेगा ये। अब देखो जिस टर्मिनल से चलना स्टार्ट कर रहे हो साइन हमेशा उसी का लेते हैं। जैसे देखो ईएमएफ आपका क्या रहा? पॉजिटिव रहा। अगर इधर होता तो नेगेटिव होता। समझ रहे हैं ना बात? तो जब चलना स्टार्ट किया तो I1 R1, इधर आए तो करंट भी उसी डायरेक्शन में है और आप भी उसी डायरेक्शन। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में होते तो बेटा माइनस I1 R1 माइनस I3 R3, और इधर से चल रहे होते तो ये भी माइनस होता। जब तीनों ही माइनस है तो फिर से माइनस कैंसिल होकर के क्या बन जाता? आपका प्लस बन जाता। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी थी। अब देखिए दूसरा मेष कीजिए। इन मेष अब की चलो FEDCF FEDCF FECDF। तो FECDF में देखिए आप अपोजिट चल रहे हो ना, तो देखो बेटा अब की बार माइनस में यहां से चलोगे ऐसे, तो यहां से चलोगे तो ये आया, तो इधर आए तो माइनस माइनस I3 R3, फिर इधर आए तो फिर माइनस I2 R3, और फिर इधर आए तो किस पे पहुंचे बेटा? माइन इक्वल्स टू माइनस EMF2। बेटा सारे माइनस से माइनस कैंसिल, देखो सब फिर पॉजिटिव आ गया। I3 R3 प्लस I2 R3 I2 सॉरी I2 I2 इक्वल्स टू EMF2। बेटा I3 की जगह पे फिर से क्या रखोगे? I1 प्लस I2 I1 R3 प्लस I2 R3 प्लस I2 R2 इक्वल्स टू EMF2। I1 R3 प्लस R3 R2 इक्वल्स टू EMF2। बेटा ये सेकंड इक्वेशन बन गई। बस देखो दो आपको मिल गए, एक I1 I2 में इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन भी I1 I2 में। जब आपको I1 I2 में सारे इक्वेशंस मिल गए तो आप बेटा इसी के बेसिस पे इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसी के बेसिस पे आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बेटा इसे जल्दी से नोट कर लो, लेकिन उसके पहले ध्यान दीजिएगा दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन, इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए।
कर लिया बेटा इसे। चलिए इस पे बेस क्वेश्चन हम लोग हाँ बेटा पूछना है बेटा। हाँ बेटा नहीं आएगा, मुझे पता है बेटा। जब क्वेश्चन नहीं करेंगे ना भैया तो बेटा क्वेश्चन करते हैं और बाकी इसको जब थारोली बाद में देखोगे ना, कल मैं फिर से इसको बताऊंगा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चीजें बेटा कभी नहीं समझ में आती जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चंस करते चल हमें एक करने देखिए, एक ही क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि अभी इसमें कई कॉम्प्ली क्योंकि इसके 7 केसेस बनते हैं बेटा, इसमें से 5 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और 2 एग्जामिनेशन सॉरी क्या कहते हैं उसको कॉम्पिटिशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटा उनको हम लोग अलग अलग पिक करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं पहले। बेटा ये एक सर्किट दे दी गई आप लोगों को। बेटा ये 10 वोल्ट का ईएमएफ रहा और ये 5 वोल्ट का ईएमएफ रहा। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस रहा, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस रहा और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस रहा। ठीक है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस रहा, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस रहा और वो 2 ओम का रेजिस्टेंस रहा। अब देखिए नेमिंग करिए ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है बेटा, यहां से करंट निकलेगा I1। कितनी चीजें दी गई होती है ध्यान रखिएगा हमेशा। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ I1 I2 ही मिलेगा बेटा, कभी कभी I1 I2 I3 तीन मिलते हैं, जैसे इसमें भी I3 मिलेगा लेकिन I3 जो है वो I1 I2 के टर्म में है। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी आगे हम लोग चलेंगे, अभी व्हीटस्टोन ब्रिज जब पढ़ेंगे तो हम जानेंगे बेटा कि वहां पर चीजें बिल्कुल सेपरेट हो जाती हैं, बिल्कुल अलग हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए ये I1 मिला, I1 ऐसे आएगा, पहले I1 को लेकर के चल रहे हैं, यहाँ से I2 चला, I2 ऐसे आएगा और इस पॉइंट पे आके दोनों मिल जाएंगे तो I2 प्लस I3 मिलेगा, I1 मिलेगा, इसको I3 बोल देंगे। यहाँ तक तो I3 रहेगा लेकिन फिर इसके बाद ये बढ़ जाएगा, I1 ऊपर अपने रास्ते और I2 अपने रास्ते। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी फ्रेंड के साथ बाहर निकलते हो तो घर से अलग अलग निकलते हो और वापस जब घर जाते हो तो अलग अलग ही जाते हो, रास्ते में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये अपने घर से निकला, ये अपने घर से निकला, I1 I2 दोनों यहाँ पर मिल गए, इस जर्नी को साथ में ट्रेवल किया I1 प्लस I2 से। ठीक है, लेकिन उसके बाद फर्दर वो क्या हो गए बेटा, अलग हो गए, सेपरेट हो गए, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए देखते हैं इन मैथ ए बी। अब देखो क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है ये डिसाइड किया जाता है। तो बेटा हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं आप क्लॉक चलो, आप क्लॉक चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, दोनों में क्लॉक चलेंगे या एंटी क्लॉक चलेंगे बेटा वो आप पर डिपेंड करता है। दोनों में क्लॉक चलो, चाहे एक में क्लॉक चलो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज चलो, या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चलो या दोनों में क्लॉकवाइज चलो, सब आप पे डिपेंड करता है, इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है भैया। देखो भैया कहने का मतलब ये है बच्चा कि इक्वेशन बनाने के लिए समझिएगा, इक्वेशन बनाने के लिए बेटा या तो आप ऐसे आओगे रूप में ना, और या तो आप ऐसे जाओगे, क्योंकि हर क्वांटिटी पे जब जाओगे बेटा तभी तो वो क्वांटिटीज मिलेंगी ना बेटा। तो या तो भैया एंटी क्लॉकवाइज चलोगे या तो क्लॉकवाइज चलोगे, समझे। तो हम बेटा किधर चल रहे हैं, इस पॉजिटिव से चलेंगे और ऐसे ऐसे चलेंगे, तो हम क्लॉकवाइज चल एंटी क्लॉकवाइज चलना, और अगर उधर से चलते तो क्लॉकवाइज चलते। क्लॉक और एंटी क्लॉक चाहे जैसे चलोगे इक्वेशन विल बी सेम, देयर विल बी नो वेरिएशन। ठीक है ना।
बेटा अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ बेटा, जो रास्ता आपको यहाँ से लखनऊ ले जाता है वही तो वापस भी लाता है बेटा। आप करंट के अक्रॉस नहीं जा रहे हो बेटा, ठीक है ना। आप सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बना, जैसे आपको नीड होती है तो उसी रास्ते से रायबरेली से लखनऊ लेकर चले गए। अब आप वापस आने लगे तो मैं रास्ते में आके खड़ा हो जाऊंगा और कहूँ कि इसी रास्ते से गए थे इसी से वापस आओगे, नहीं। हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस जर्नी को ट्रेवल करना है। तो हमारी नीड क्या है, टू बिल्ड स्पेसिफिक इक्वेशन बिटवीन I1 एंड I2, ठीक है ना। तो हम चाहे इधर से चलेंगे बेटा, अब देखो कहोगे कि इधर से चलेंगे तो यहाँ से इधर से चलेंगे, हाँ जहां से चलेंगे साइन उसी के क्रॉस हो जाएगा। ईएमएफ का साइन अपने आप को चेंज कर लेता है, जिससे जर्नी की डायरेक्शन का आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, समझे आप। अगर आप बेटा यहाँ से चलोगे, यहाँ से पॉजिटिव से, तो ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज चलने लगे तो आप नेगेटिव से चलोगे बेटा, उस कंडीशन में आपका जो ईएमएफ होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा, समझे। चलो बनाते हैं बेटा, समझोगे और अच्छे से। देखो यहाँ से इन में, अब देखो मेश की नेमिंग भी उसी सीक्वेंस में करते हैं जिस सीक्वेंस में आप इसको ले रहे हो। देखो यहाँ पे इन मेश ए एफ सी बी ए एफ सी बी ए, तो देखो यहाँ पे 3I1 क्योंकि जिधर करंट है उधर से आप भी जा रहे हो तो पॉजिटिव 3I1 प्लस 2I3। और बेटा अगर इधर ईएमएफ को लिख रहे हो तो जहां पर पहुंचोगे वो साइन लिख देना, लेकिन हम ईएमएफ को इधर लिखेंगे ही नहीं, हम अपोजिट साइड में लिखेंगे। तो कहां से चले थे, प्लस से ना, तो प्लस 10 वोल्ट बस हो गया। लेकिन I1 तो हमें पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे 3I1, I3 की जगह पे क्या करेंगे, I3 कितना है, I2 और I1 के मिलने से बना है ना, तो ये कितना बनेगा 2I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 10। सॉल्व करो 3I1 प्लस, देखो I1 5I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 1। आई बात समझ में। यहां से चले तो इधर से चलना शुरू किया बेटा 3I1, क्योंकि हमने क्या कहा था करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, तो इस रेजिस्टेंस से कितना करंट गया I1, तो 3I1। यहां से गए तो यहां पर कितना करंट हो गया I2 प्लस I1 जिसको I3 बोला, किस रेजिस्टेंस से गया 2 से, तो 2I3 इक्वल्स टू कहां पहुंचे, क्योंकि बीच में कोई और रेजिस्टेंस था ही नहीं तो कोई और करंट का प्रोडक्ट होगा ही नहीं, तो यहां पर पहुंचे 10 वोल्ट पे। अब देखो अगर इक्वल के इधर लिख रहे हो तो फाइनल डेस्टिनी का साइन लगा दो -10, और अगर अपोजिट साइड में लिख रहे हो तो जहां से चले थे उसका लगा दो बेटा। पहली इक्वेशन बन गई आपकी, I3 की वैल्यू रख दिया। अब दूसरा इन मेश क्या लेंगे FEDCF में। तो चलो देखो बेटा इसमें जब चलोगे तो यहां से चलना शुरू करोगे ना, क्योंकि इधर चल रहे हो तो यहां पर बेटा देखो अपोजिट डायरेक्शन में चलो तो क्या करोगे माइनस I3 2I3 यहां पर -5I2 इक्वल्स टू 5 क्यों, क्योंकि माइनस से चले थे। अब देखो सभी के सभी माइनस में मिल गए, क्या मिल गए माइनस में, तो बेटा क्या करोगे माइनस से पूरे के पूरे को क्या कर दोगे बेटा, नहीं बेटा पैरेलल सीरीज का कोई इशू ही नहीं है बच्चा। पैरेलल सीरीज के कॉम्बिनेशन को आप अलग अलग लेकर के तब सॉल्व करते हो जब सिर्फ रेजिस्टेंस, लेकिन हर रेजिस्टेंस में ध्यान दो करंट अलग हो रहा है, अलग अलग रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल हर चीज वेरी कर रही है, तो इसके लिए किरचॉफ ने एक स्पेसिफिक रूल दिया। नहीं तो सीरीज और पैरेलल से भी हो सकता है बट वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बेटा। तो किरचॉफ ने कहा कि एक इक्वेशन बनाओ और उसी इक्वेशन के बेसिस पे सॉल्व कर डालो, तो यहाँ पर बस वही कर रहे हैं बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल्स टू IR ही होता है बेटा, करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट इनटू
टू रेजिस्टेंस, दैट इज कंपल्सरी कंडीशन, ठीक है ना बेटा। इसमें देखो एक्चुअली है क्या, सीरीज और पैरेलल का इशू नहीं है बेटा। देखो अगर एक ही बैटरी होती है बेटा, ठीक है ना, अगर जैसे इस बैटरी के क्रॉस देखोगे बेटा, तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में है और ये जो है बेटा आपका ये किसमें है, इसके साथ या इसके साथ, एक के साथ सीरीज में। इसके क्रॉस देखोगे तो बेटा जब ईएमएफ ही आपके पास कई है तो आप अलग अलग तरीके से उसको कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। आपको किसी नहीं लगा सकते बेटा। क्यों नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि पैरेलल और कॉम्बिनेशन बेटा तब लगता है जब आपको ये स्पेसिफिक सर्किट मिलेगा, ये मिलेगा। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक बैटरी मिल रही है बेटा आपको, और वहां पर जो है बेटा एक से ज्यादा बैटरी मिल रही है। तो किसके क्रॉस सीरीज और पैरेलल को अभी तो सिर्फ बेटा ये सबसे इजीएस्ट केस है। अगर एक बैटरी बीच में और लगा दी बेटा हमने, तब हम क्या करेंगे ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि एक से ज्यादा सोर्सेज हैं, आप किस सोर्स के अक्रॉस कैलकुलेशन करोगे, तो वो चीज जस्टिफाई ना होने के रीजन से हम सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं करते बच्चा। यहाँ पे समझ में आ रहा है अभी। हाँ एक चीज और, ये चीज जो आप पूछ रही हो ना बेटा, ये भी न्यूमेरिकल में भी हमारे पास आता है। जब हम न्यूमेरिकल में मतलब कहा जाता है कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करिए और प्रूव करिए कि ये उस मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता, तो बेटा जब उन न्यूमेरिकल्स को हम करेंगे तो बेटा एक के क्रॉस सॉल्व करने पर दूसरी बैटरी छूट जाती है और दूसरे के क्रॉस सॉल्व करने पर पहली छूट जाती है। हालांकि उससे भी किया जा सकता है, कैसे, एक को नेग्लेक्ट करो दूसरे के क्रॉस सॉल्व करो, दूसरे को नेग्लेक्ट करो पहले के क्रॉस, लेकिन बेटा एग्जैक्ट आंसर कभी भी नहीं मिलता है आपको। इसीलिए हम उस मेथड को लीव करके किरचॉफ्स लॉ पे वर्क करते हैं बच्चा। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे दूसरे में इसमें आपने ये बनाया, देखो सारे के सारे आपको नेगेटिव मिले, तो ये मिला 2i3 प्लस 5i2 इक्वल्स टू 5। देखो चाहे आप क्लॉक चलो चाहे एंटी क्लॉक चलो, देख रहे हैं साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा रिजल्ट से। अब i3 की जगह पे रख दो, i3 की जगह पे रखिए i1 प्लस i2, तो 2i1 प्लस 2i2 प्लस 5i2 इक्वल्स टू 5। सॉल्व करो, 2i1 प्लस 7i2 इक्वल्स टू 5। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड रहा। बेटा i1 और i2 के लिए इन्हें सॉल्व कर लो, जैसे नॉर्मली आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करते हो, तो i1 और i2 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर वैल्यूज डेसिमल में आए या फ्रैक्शन में आए तो घबराना नहीं, सॉल्व कर लेना बेटा आराम से, और ये कंफर्म कर लेना कि वो आंसर आपका सही है, ठीक है ना। और फिर i3 कैसे निकलेगा आप बताओगे, बाय जंक्शन रूल, जंक्शन रूल एट f, f पे क्या होगा i1 प्लस i2 ही क्या होगा i3 के इक्वल। बेटा i1 और i2 की वैल्यू यहाँ पहली और दूसरी इक्वेशन से निकाल लेना और दोनों को ऐड करके बेटा थर्ड इक्वेशन में आप इसको पुट कर देना। और ध्यान दो अगर ये समझ में नहीं आएगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी समझ में नहीं आएगा, मीटर ब्रिज भी समझ में नहीं आएगा, पोटेंशियोमीटर भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी इसको समझना खूब जरूरी है। जैसे कल की पूरी क्लास सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगी, सेकंड किरचॉफ लॉ। हाँ बेटा पता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा समझ में एक बार में नहीं आएगा। पहले जो है जो आज पढ़ाया इसके बेसिस पे जो नोट्स हैं उसको देखिएगा, नोट्स के साथ साथ बुक की नीड नहीं है, आप नोट्स देखेंगे वो सफिशिएंट है। बुक में तो 3-4 अलग अलग रूल्स हैं, कंफ्यूज कर देंगे। नोट्स थॉरोली एक बार देखिएगा समझ में आएगा। बाकी कल बेटा इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे हम थॉरोली वर्क करेंगे। इवन कल ही नहीं परसों भी हमें सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करना है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करके बेटा हम फिर आगे चलेंगे। क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो नेक्स्ट 3 to 4 टॉपिक्स जो चैप्टर के हैं वो विद इन 2 days कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर ये क्लियर ना हुआ तो आगे का कुछ भी समझ में आने से रहा बेटा। तो इसलिए
अभी कल पूरा का पूरा टाइम हम इसी पे स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है ना? चलिए ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा। नहीं बेटा, अपलोड हो चुका है वो वीडियो बेटा। केमिस्ट्री की क्लास बेटा शायद कल नहीं चली थी बेटा ना, इसीलिए नहीं हुआ। अच्छा चलिए ठीक है, हो सकता है उस दिन रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए हो इसीलिए ना चली हो। मैं अवेलेबल करवाता हूँ बेटा उसे। हाँ बेटा आदित्य। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी। अरे ऐसा तो नहीं है बेटा, हमारी सारी क्लासेस में। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक है ना, इसको कंफर्म करता हूँ मैं। अगर नहीं होगी तो वो क्लास में फिर से लगवा दूंगा बेटा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है बेटा, कल हम लोग मिलते हैं। हाँ हाँ, लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। इसकी बेटा इसे तो सॉल्व करेंगे, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। हाँ मैं कर लेता हूँ एक बार बेटा। इक्वेशन वन को हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन टू को फाइव से मल्टीप्लाई करके। तो बेटा 10i1 प्लस 4i2 इक्वल्स टू 20, और यहाँ पर 10i1 प्लस 14i2 इक्वल्स टू 35i2 इक्वल्स टू 5 5 जा 25। सॉल्व करते हैं बेटा इसे। माइनस 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 कैंसिल कर दो बेटा इसे। यहाँ पर कितना आएगा? माइनस 31i2 इक्वल्स टू माइनस 5। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, i2 इक्वल्स टू आएगा कितना? 5/31। बेटा इतने एम्पियर आएगा i2, 5/31 एम्पियर। ठीक है ना? फ्रैक्शनल वैल्यू से मत घबराइएगा कि अरे बड़ा अजीब सा आ रहा है, ऐसे ही आंसर आएगा बेटा, ठीक है ना? और i2 की इस वैल्यू को बेटा i1 में रख दोगे तो आपको दूसरी वैल्यू इसकी मिल जाएगी, ठीक है? फिर दोनों को ऐड कर दोगे तो बेटा आपको i3 की वैल्यू मिल जाएगी। समझ पा रहे बात को? चलिए ठीक है, ठीक है बेटा, तो क्लास को ओवर करते हैं, कल हम लोग मिलेंगे। नोट कर लिया आदित्य बेटा आपने? सभी लोगों का कंप्लीट हो गया बेटा ये? चलिए ठीक है। और अंशुमान भैया सब कुछ सही चल रहा है? तनय आपका? अंश आपका? कभी कभी तो आते हो और उसमें भी जो है बोल नहीं रहे हो। हाँ चलिए ठीक है बेटा, कल मिलते हैं हम लोग। हाँ